जय हिंद। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अभी जो बताए थे वर्ड तक पिछले वीडियो में, तो अब बताने वाले हैं सेंटेंस क्या चीज़ होती है, क्लास क्या होती है और फ्रेज क्या चीज़ होता है। तो आइए एक एक करके इनको डिफिनीशन के तौर पे देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इनका लंबा पार्ट होता है पूरा। तो इनको समझने के लिए हमको बाद में हम एक एक करके पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी डिफिनीशन के तौर पे शॉर्ट में इनको समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं तो बेसिक में अभी इतने हाई लेवल की चीज़ या अंदर की बहुत ज़्यादा उनका वो होता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए इनको डिफिनीशन के तौर पे देख लेते हैं। तो पहला होता है सेंटेंस। इसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है? सब्जेक्ट का मतलब है कि जिसके बारे में वाक्य में चर्चा की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट या जिसके बारे में कहें कि जिसकी जो प्रमुख होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जैसे क्रिया मतलब करना है, वाक्य में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ घटित होता है, तो उसी को वर्ब बोला जाता है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि गो देयर। गो देयर फिलहाल ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट छिपा हुआ है। हमेशा ये इसको छिपा के लिखा जाता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। गो का मतलब यहाँ पे वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट, इसका मतलब होगा यू गो देयर, यानी गो देयर मतलब वहां जाओ। तो ये एक सेंटेंस हो गया। आगे देखते हैं, जैसे राम स्लीप्स। राम सोता है, तो सोने का कार्य राम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और कौन सा कार्य कर रहा है? सोने का, तो ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि जो भी सेंटेंस, जो भी शब्दों का समूह सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में होगा और उसका पूर्ण अर्थ निकलेगा, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अभी सेंटेंस भी बहुत तरीके के होते हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल इसी में और देखते हैं, लेकिन होगा ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में ही, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में नहीं होगा सेंटेंस का वही रूल ही है, तब वो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। जैसे राहुल इज रीडिंग हिज बुक। तो यहाँ पे पढ़ने का कार्य राहुल कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। इज रीडिंग, इज भी क्रिया है, रीडिंग भी क्रिया है, ये वर्ब हो गया। आगे क्या आता है इस पे हम नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट की सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति आवश्यक है। उसके बाद क्या आता है, सेंटेंस के कभी कभी पहले सब्जेक्ट के पहले भी कभी कभी शब्द लिखे जाते हैं, तो उस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ इतना समझेंगे सेंटेंस को समझने के लिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी किसी प्रकार का सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट कहीं लुप्त है या फिर वर्ब के आगे भी कुछ चीज़ें आई हुई हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट आता है, कम्प्लीमेंट आता है, तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ सेंटेंस का एक फॉर्मेट बता रहे हैं। तो यहाँ पे यही इसका फॉर्मेट होता है कि जो भी शब्दों का समूह सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में हो और उसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसको सेंटेंस बोला जाता है। अभी सेंटेंस के प्रकार अगर देखेंगे, टेंस आप पढ़ेंगे तो टेंस में भी सेंटेंस के कई प्रकार होते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। तो ये तो टेंस हम पढ़ेंगे तब वहां पे हमको बताया जाएगा। वैसे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए, ये फिलहाल इस टेंस में पढ़ने की चीज है। सेंटेंस से चार प्रकार के सेंटेंस का मतलब वो उस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो सेंटेंस का जो पार्ट होता है, सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, जिसको हम सिर्फ प्रकार बता दे रहे हैं कि उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। वो थोड़ा हाई लेवल के ग्रामर पे चला है, अगर उसके हम डिटेल में जाएंगे अभी तो यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा। उसको एक एक करके हम बाद में बताएंगे, लेकिन इतना देख लेते हैं सेंटेंस के जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला जैसे हो गया यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस के प्रकार बता रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस,
और ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस के भाग होते हैं अभी, जैसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस थे। हाई लेवल के ग्रामर में थोड़ा सा इन पे बहुत ही डिटेल होता है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामर तो इसी में सब इसी को पढ़ने में पूरा बीत जाएगा। और ये सब चीज़ें टेंस में, अब ट्रांसलेशन के वक्त जब हम ट्रांसलेशन बताएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बता देंगे, किस तरीके सेंटेंस होता है, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि सेंटेंस होता क्या चीज़ है। तो सेंटेंस का मेन मतलब ये मतलब निकला कि सब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस जो होता है, वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है और किसी पे भी निर्भर नहीं होता है। इसका मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड which gives his complete meaning is called a sentence। जैसे में हम उदाहरण सब बता दिए हैं, तो आई होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, सेंटेंस से आगे हम क्लाज। तो दूसरा होता है क्लाज, जिसको उपवाक्य बोला जाता है। अब ये तो सिंपल सी चीज है कि वाक्य, किसी भी शब्द के पहले अगर हम उप लगा देते हैं तो शब्द उस प्रारंभिक शब्द से छोटा ही बन जाता है। जैसे राष्ट्रपति, तो इसके पहले अगर हम उप लगा देंगे तो उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति इस राष्ट्रपति के इस शब्द से छोटा हो गया। मतलब उप लगा देने से कोई भी शब्द छोटा बन जाता है उससे। जैसे प्रधानाचार्य, उप लगा दिए उपप्रधानाचार्य। इस तरीके से तो आप यहाँ पे वाक्य है तो वाक्य के पहले उप लगा है, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि उपवाक्य जो होता है वाक्य से तो छोटा ही होता होगा। तो ये हुआ उपवाक्य। अब इसका हम उदाहरण समझते हैं। जो क्लाज होता है वो भी एक तरीके का सेंटेंस ही होता है, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में ही होता है। मतलब क्लाज भी एक सेंटेंस है, चाहे उसको सेंटेंस बोलो या क्लाज, लेकिन उसको क्लाज कब बोलेंगे, सेंटेंस कब बोलेंगे, यही डिफरेंस बता दे रहे हैं। जो क्लाज होता है वो भी पूरा का पूरा अपना प्रॉपर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में ही होता है, यानी सेंटेंस होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ही आस्क्ड इफ he would go there। एक हमने एक सेंटेंस यहाँ समझने के लिए लिखा है, याद, इफ he would go there। तो ये अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, आस्क्ड क्रिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट। फिर आगे भी सब्जेक्ट यहाँ पे है, वुड गो यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट यहाँ भी। तो अगर देखें तो ये पूरा जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, ये तो पूरा एक सेंटेंस है ही। इस सेंटेंस पूरे बड़े भाग के सेंटेंस में भी एक दो सेंटेंस और भी हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया। तो अब इनको हम इस पूरे को सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन इन जो इस बड़े भाग का जो एक छोटा सेंटेंस यहाँ भी है यहाँ भी है, अब इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, अब इसको हम क्लाज बोलेंगे। अब एक क्लाज यहाँ पे है, एक क्लाज यहाँ पे है, तो मतलब क्लाज भी एक सेंटेंस ही होता है, पूरा का पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि जब वो किसी बड़े वाक्य का हिस्सा बनता है, जब कोई सेंटेंस किसी बड़े वाक्य का हिस्सा बनके वो एक बड़ा वाक्य बनाता है, तो वो उस वक्त उस जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उनको हम सेंटेंस नहीं बोलते, उसी वक्त उसको क्लाज बोला जाता है। बस इसमें यहाँ समझने की वो है बस। बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में सेंटेंस भी होता है, क्लाज भी होती है, दोनों चीज होती है। जैसे और उदाहरण के माध्यम से, जैसे यहाँ लिख दिया कि रमेश वेंट आउट एंड राहुल केम इन। रमेश बाहर गया और राहुल अंदर आया। एक हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ समझने के लिए। तो रमेश सब्जेक्ट, ये तो वैसे तो ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे रमेश सब्जेक्ट वेंट प्लस वर्ब, यानी ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट, मतलब एक सेंटेंस हमको यहाँ मिल गया। और एंड है, एंड से जुड़ा है दूसरा सेंटेंस राहुल केम इन, तो राहुल भी सब्जेक्ट है प्लस ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट एक यहाँ मिला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट एक यहाँ मिला। मतलब इस पूरे बड़े सेंटेंस में एक सेंटेंस यहाँ पे है, एक सेंटेंस यहाँ पे है, तो ये पूरा अब सेंटेंस बोला जाएगा। और ये जो सेंटेंस का जो एक छोटा सा भाग यहाँ पे है, एक सेंटेंस यहाँ पे है छोटा सा भाग, तो अब इनको हम क्लाज बोलेंगे, इनको हम क्लाज बोलेंगे। ये भी क्लाज है और ये भी क्लाज है।
तो मेरे हिसाब से तो आपको क्लास समझ में आया होगा, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है समझाने का। अब इसके अलावा और इसको किस तरीके से समझा सकता है? क्लास बस यही है। क्लास भी कई तरीके के होते हैं, हालांकि क्लास को पढ़ना इतना आसान नहीं है। क्लास के बहुत ही आगे अभी बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं, जो कि ट्रांसलेशन में हम बताएंगे या डायरेक्ट में वो सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लास का यहाँ पे बताना, अभी यहाँ पे हमने बताया डिफिनीशन के तौर पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे क्लास के भी कई भाग होते हैं, तो अभी हम उसको थोड़ा सा भाग को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, लेकिन उसको डिटेल में अभी तक नहीं जाएंगे। अभी यहाँ से डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे क्लास का भाग हो गया, एक प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। तो इस तरीके से क्लास के भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं क्लास के। इसको हम डिटेल में बारी बारी से बताएं, क्योंकि ये बहुत ही टफ चीजें हैं। इसको आगे बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। तो मेरे हिसाब से आपको क्लास समझ में आ गया होगा। अब क्लास में वैसे कुछ रखा नहीं था, बस यही सारी चीजें हैं। तो अब इसका डिफिनीशन निकल के यही आया कि जो क्लास होता है वो किसी वाक्य का भाग होता है, किसी बड़े वाक्य का हिस्सा होता है। अब कुछ क्लास ऐसे होती हैं, जैसे इसी सबऑर्डिनेट क्लास में आगे पढ़ेंगे कि कुछ क्लास ऐसी होती है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं अपने अर्थ के लिए। जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पहले लिखा था कि, अब चलिए अब उसको नहीं लिखेंगे, अब दूसरा सेंटेंस लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि द प्रिंसिपल आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज। यहाँ पे एक हमने सेंटेंस लिखा है, द प्रिंसिपल आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज। तो यहाँ पे एक सेंटेंस ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में है, ये क्लाज हुआ। दूसरा क्लाज यहाँ पे है हिज नेम वाज, सब्जेक्ट ही हो गया, वाज यहाँ पे वर्ब हो गई। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट, एक क्लाज यहाँ पे बना है, दूसरा क्लाज यहाँ पे बना। तो यहाँ पे अब एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है, क्योंकि अगर हम ऐसे पूछेंगे प्रिंसिपल ने पूछा उसका नाम क्या है, तो प्रिंसिपल ने पूछा, लेकिन क्या पूछा? अब इसकी तो बात क्लियर नहीं हुई, अभी बात पूरी नहीं हुई है। फिर वाले सेंटेंस बन गया, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या पूछा तो उत्तर निकल के आया हिज नेम वाज, उसका नाम क्या है। या फिर हम अगर इसको देखें, अगर सिर्फ इसको पढ़ें कि उसका नाम क्या है, तो फिर ये भी बात क्लियर नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लाज कभी कभी ऐसे भी होते हैं, या ज़्यादातर करके क्लाज ऐसे ही होती हैं जो अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पे निर्भर भी होती है, जो कि ज़्यादातर करके सबऑर्डिनेट क्लाज में हम बताएंगे आगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही। यहाँ पे हम इसकी परिभाषा अब यही बन के तैयार होती है कि क्लाज इज द पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड क्लाज। तो आई थिंक आपको क्लास समझ में आया होगा कि क्लाज क्या चीज़ होती है। अब आगे हम चलते हैं क्लाज के आगे। अभी एक चीज़ और बता देते हैं इसी में, जो फ्रेज है, फ्रेज को भी इसी वक्त समझ लेते हैं। फ्रेज में ज़्यादा कुछ समझने के लिए चीज़ है नहीं, कि बहुत कुछ होता नहीं उसमें। अक्सर उसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन उसको जानना भी जरूरी है कि है क्या चीज़ हो। तीसरा चीज़ है फ्रेज। फ्रेज को वाक्यांश बोलते हैं। वाक्यांश का मतलब सीधा सीधा मतलब निकल रहा है वाक्य का अंश तो होगा ही, वाक्य का अंश। इसका संधि विच्छेद कर दिए, ऐसे ही दिख रहा है फ्रेज। तो फ्रेज का मतलब यही है कि दो शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दो, उसका कुछ अर्थ निकल रहा है, वही फ्रेज है। बशर्ते वो सेंटेंस नहीं बनना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। कोई भी दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिलाओ, उसका अगर कुछ अर्थ निकल गया, कुछ मतलब निकल गया, तो वो फ्रेज है। सेंटेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्द तो हम ऐसे भी मिला देंगे। जैसे लिख दिया ही ईट्स, तो दो शब्द तो ये भी हो गया, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट हो गया, तो ये तो सेंटेंस बन गया, तो ये फ्रेज है नहीं। अभी आगे जैसे कम ईयर, यहाँ भी यू सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट हो गया। दो शब्दों का समूह तो ये भी है, या तीन शब्दों का समूह तो ये भी है, तो इसका भी अर्थ निकल गया। तो हम इसको फ्रेज नहीं बोलेंगे, ये तो पूरा से पूरा सेंटेंस बन गया। बशर्ते वो सेंटेंस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, लेकिन वो सेंटेंस ना हो, उसको फ्रेज बोला जाता है। जैसे कि ऑन टाइम, दो शब्दों को हमने मिलाया ऑन टाइम, इसका मतलब तो निकले गया दोनों को मिला के, इसका मतलब क्या निकला? समय पर। इन द मॉर्निंग,
ये सब अक्सर सेंटेंस में यूज होते हैं, लेकिन इसको कहते क्या है वही चीज़ हम बता रहे हैं। जैसे इन एक शब्द हुआ, द दूसरा शब्द हुआ, मॉर्निंग तीसरा शब्द हुआ, तीनों को मिला के इसका मतलब निकला सुबह में या सुबह को। सो एंड ऑन, फार एंड फार, सबका मतलब निकलता है कुछ न कुछ। मेक अ नॉइज, शोर मचाना। तो इस तरीके से हम जब भी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं उसका कुछ अर्थ निकलता है, उसका कुछ मतलब निकलता है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होना चाहिए, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि वर्बल फ्रेज हो गया। अभी आगे हम वर्बल फ्रेज और प्रोवर्ब के बारे में बताएंगे, तो इसलिए फ्रेज बता दिए ताकि वो चीज़ें समझने के लिए दिक्कत ना हो। तो अभी यही सेंटेंस में अभी ध्यान रखेंगे कि फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ कुछ अर्थ निकलता है, कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, और वो सेंटेंस में भी यूज होता है, सेंटेंस के बाहर हो तब भी उसका अर्थ कोई चेंज ना हो। जैसे ऑन टाइम है, कहीं हम सेंटेंस में लेंगे तब भी इसका मतलब समय पर ही निकलेगा, बाहर इसको रखेंगे इसका मतलब पूछेंगे तब भी इसका मतलब वही हुआ, इसमें कोई अंतर नहीं। अभी एक ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, यानी कोई एक सेंटेंस नहीं होना चाहिए। और उसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो वर्ब आती है यहाँ सेंटेंस में, जो वर्ब आती है कभी कभार देखने को मिलेगा कि यहाँ फ्रेज में भी वर्ब आएंगी, लेकिन उसको सेंटेंस नहीं समझना है, क्योंकि सेंटेंस तब तक नहीं होगा जब तक उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा प्रॉपर, और उसका जो सेंटेंस के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होता है उसके रूल को फॉलो नहीं करता, तब तक वो सेंटेंस नहीं होगा। जैसे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब आते हैं जिसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, अभी जो हम बताया कि फ्रेजल वर्ब होता है, जैसे रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। तो यहाँ पे रीडिंग द बुक किताब पढ़ते हुए, रीडिंग आपको क्रिया दिखाई दे रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेंटेंस हो गया। इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, आगे कुछ नहीं है, रीडिंग द बुक। तो ये रीडिंग द बुक का मतलब किताब पढ़ते हुए, ये भी एक फ्रेज हो गया। और जैसे while गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, या while नहीं लगाएंगे तब भी, while लगा देंगे तब भी दोनों का मतलब वही होता है। गोइंग टू स्कूल यहाँ भी क्रिया है, तो यहाँ सिर्फ वर्ब होने से सेंटेंस नहीं हो गया, ये तो फिलहाल फ्रेज है। तो गोइंग टू स्कूल इसका मतलब निकल रहा है स्कूल जाते हुए। तो आई थिंक आपको फ्रेज भी समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या चीज होती है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाओ, तो सेंटेंस नहीं बनना चाहिए, फ्रेज कहलाता है। बस सीधी सी बात है, इसमें और कुछ भी नहीं समझना था। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी, फ्रेज, क्लाज और सेंटेंस। अभी आगे हम बताएंगे क्लाज की, क्योंकि क्लाज के तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भाग होते हैं, उसको अलग से बताना पड़ेगा समझने के लिए। तो वही सारी चीज़ें थी। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।